हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल वजह के कारण वहाँ से वीडियो कट के रुक गया था। आइए इस वीडियो में वहीं से चालू करते हैं। शून्य बहुपद वह बहुपद जिसके सभी पदों का गुणांक शून्य हो तथा घात अपरिभाषित हो। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जिसका शून्य बहुपद है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो इसका आंसर अपरिभाषित होता है। ये नहीं कि मार देना है कि शून्य बहुपद का घात शून्य होता है, नहीं, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ये क्वेश्चन आता भी है, इसी में लड़का गलत करता है। आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शून्य बहुपद में प्रत्येक पद का गुणांक शून्य होना चाहिए, न कि घात शून्य होना चाहिए। तो हम कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर शून्य है, डैट मीन्स ये शून्य है। जीरो यहाँ पर एक्स का गुणांक शून्य है, डैट मीन्स ये भी शून्य है। एक्स के पावर 100 है, इसका गुणांक 0 है, इसका मतलब ये शून्य है। यहाँ पर देखिए घात 100 है, यहाँ घात 2 है, मतलब इसका घात भिन्न भिन्न है, कुछ भी हो सकता है, अर्थात अपरिभाषित है। और अचर बहुपद दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। देखिए वह बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल अचर्य पद रहेगा, 5 एक्स के पावर 0 तथा घात शून्य हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। घात देखिए क्या है, 0 है, शून्य है। हमेशा हमेशा घात इसमें एक ही पद होगा। मान लीजिए कि 3 ही है, तो 3 को हम एक्स के पावर 0 भी लिख सकते हैं। कहने का मकसद कि ये वाला भाग शून्य है, तो इसका मतलब इस शून्य घात होने का मकसद कि किसी भी चर का पावर 0 कर दीजिए, उसका मान 1, तो 3 इंटू एक्स के पावर 0 मतलब 3 इंटू 1 बराबर में 3 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ हम लोग, मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्या है। अगला अच्छा खासा क्वेश्चन है, आता भी है, गुणांक के बारे में। देखिए गुणांक बहुपद के चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है उसे उच्च अचर राशि को चर का राशि का गुणांक कहते हैं। जैसे में एक्स स्क्वायर में ये चर राशि है, इसमें किससे गुणा हुआ है, ए से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। बी एक्स मतलब इसमें किससे गुणा हुआ है, बी से, तो एक्स में गुणा हुआ है बी से, ये वाला सी अचर है। तो मतलब अगर हमारे पास अगर 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो, इसमें पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 2, एक्स का गुणा 3, मतलब जो जिसका गुणांक पूछेगा वही लिखेंगे। बहुपद के मानक रूप क्या होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। वह बहुपद जिसमें घात आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए यहाँ ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात कुछ नहीं है, तो 0 है, x के पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर घात 0 है। इसी को हम पलट कर भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो घात 0 1 2, तो ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप हम लोग समझ लिए, तो बहुपद का पद समझ लेते हैं। देखिए यदि px x के रूप का कोई बहुपद हो तो a0x a1x a3x, मतलब ये बहुपद का पद होता है जो भी, तो इसी को हम लोग बहुपद का पद कहते हैं। इसमें कोई पूछ देता कितने पद हैं, 1 2 और 3, इसमें 3 पद हैं, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। इसमें भी 3 पद हैं। यहाँ पर इसमें 3 पद वही लिखा गया है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक है ये वाला। बहुपद का मान, ये वाला भी कभी कभी पूछ देता है, बहुपद का मान। बहुपद का मान देखिए, यदि px x के रूप का कोई बहुपद हो तो ये कोई वास्तविक संख्या हो, तो ये कोई वास्तविक संख्या हो तो
बहुपद ए का मान कहते हैं। जैसे में पी ए, एक्स के जगह पर जो अचर राशि हो उसी का मान रख लेंगे, वही बहुपद का मान हो जाएगा। जैसे पी एक्स बराबर 3x² प्लस 3x प्लस 4 है, तब P2 निकालेंगे। पी एक्स के जगह पर 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर हो गया। पी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यही आंसर आएगा। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुपद के शून्यक। मतलब बहुपद का वह मान जिस पर रखें वो उसका मान शून्य आ जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि पी एक्स बराबर 3x माइनस 3 है, तब पी एक्स के जगह पर 1 रखे, 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। देखिए रैखिक बहुपद था, इसलिए केवल और केवल एक ही मान होगा। मतलब ये एक नहीं, कोई एक ही मान होगा जिस पर ये शून्य होगा। मतलब इस पर तो एक पर रखने पर शून्य आ जा रहा है, लेकिन जिसका जितना घात होता है शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। देखिए शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, लिखा गया है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती हैं। बहुपद के अधिकतम जितने घात होते हैं उनके उतने शून्यक होते हैं, मतलब शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो सरल रेखा आता है, और द्विघात बहुपद का ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो सरल रेखा नहीं बल्कि परवलय आता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द्विघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं है, लेकिन द्विघात बहुपद का आएगा ग्राफ, तो अब तो मार दीजिए परवलय लिखा गया है यहाँ पर। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। त्रिघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते हैं, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसका बहुपद का ये रूप है। अगर हमको उसका मूल दिया हो तो बहुपद निकाल लेंगे इसी सूत्र से, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग बहुपद निकालेंगे। अगर कोई ग्राफ इस अक्ष को जितनी बार काटता है उसका उतना शून्यक होते हैं। हाँ, अगर ये एक्सिस हो गया, अगर इसको ये 3 बार काट रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसका शून्यकों की संख्या 4 होगी। वाई अक्ष को कितना बार काटा है ये मैटर नहीं करता है। यदि शून्यकों का योग पूछे तो उसका होता है माइनस बी बाई ए। बी एक माइनस बी बाई ए था, माइनस ये चिन्ह है। बी जो होता है एक्स के गुणांक होता है, और ए होता है जो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है। शून्यकों का गुणनफल का कोई सूत्र पूछ दे तो सी बाई ए होता है, सी अचर होता है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जब शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया गया हो तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर त्रिघात बहुपद हो तथा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कोई सूत्र पूछे तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कोई पूछ दे तो माइनस डी बटा में ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का कोई सूत्र पूछे तो इसका सूत्र सी बाई ए होता है। आइए अगले चैप्टर में हम लोग करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। कोई पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो इसका अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप हम लोग देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें दो चर है, एगो एक्स और एगो वाई। इसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तब एवं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अगर दो गो रैखिक समीकरण दो चर वाला दो गो रैखिक समीकरण हो गया तो वे एक युग्म कहलाता है। हम जानते हैं एक युग्म बनने के लिए दो का होना जरूरी है, मतलब जोड़ा के रूप में, उसी को युग्म कहते हैं।
हलों की संख्या पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर अद्वितीय कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, न कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3 प्रकार के हल होते हैं। एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और s अक्ष पर y का मान 0 होता है। हम लोग जानते हैं s अक्ष को भुज y अक्ष को x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि भी कहते हैं। देखिए, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहाँ से कुछ हम लोग को कंसेप्ट एग्जाम में बार बार आता है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अनुपात अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो हलों की संख्या केवल एक हल होगा, उसी को अद्वितीय कहते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और संगत होगा, उसी को अविरोधी कहते हैं। ये एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काट देते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होता है। रेखाएं समानांतर होती हैं, विरोधी होती हैं और संगत होता है, मतलब ऐसे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, आश्रित होते हैं और संगत होता है। रेखाएं संपाती होती है, संपाती का मतलब एक दूसरे पर होती हैं, उसी को हम लोग संपाती कहते हैं। अगले वीडियो में तुरंत ही देखते हैं इसके आगे से।